नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRG के भाई अशोक सर पर। तो जिसके लिए सभी को इंतज़ार था, जो HSSC की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट जिस चीज़ का वेट कर रहा था, यानी कि CAT का रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, थोड़ी सर्दी कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ठंडा गर्म खाने की वजह से। फिर भी मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना वीडियो के ऊपर, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करना, ताकि उनको पता चल सके कि HSSC क्या नई चीज़ लेके आई है, और CAT के अंदर आखिर कैसे कैसे क्या होगा, और क्या क्या इसकी नोटिफिकेशंस हैं, किस तरह से नंबर्स मिलेंगे, किस तरह से क्या कुछ होगा, वो सब डिस्कस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government General Administrative Department notification in 28 जनवरी 1970 नेमली। सीधी बात यह है कि CAT एक नई परीक्षा लेके आई है हरियाणा गवर्नमेंट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो संविधान के जैसे कि हर स्टेट के अंदर भर्ती करने का अपना एक तरीका होता है, तो गवर्नर ने उस जो संशोधन है कि भाई आप परीक्षा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लीजिए, तो वो किया है। तो उसके बारे में बता रखा है सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे पहले HSSC लेती थी सीधी परीक्षा, उसके बाद उसी के थ्रू ज्वाइनिंग वगैरह दे देती थी। तो अभी CAT के लिए संविधान में संशोधन करना ज़रूरी था कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए। फिर नीचे इसने ये थोड़ी ये दे रखी है, संक्षिप्त नाम था लागूकरण, यानी कि किसका नाम क्या है। तो ये अपने काम की चीज़ें नहीं है। अपना जो है मेन यहाँ से स्टार्ट होगा कि सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक पात्रता, कि भाई कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और वीडियो ये आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना है एंड तक। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इन्होंने शायद 28 या 29 पेज की नोटिफिकेशन है, तो ये देखना आपको बनता है। जो बच्चा CAT की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। तो ग्रुप गए पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10+2 होगी। गए का मतलब यहाँ पे C ग्रुप के लिए, C ग्रुप क्योंकि आपको पता है C और D ग्रुप के लिए CAT होगा, तो C ग्रुप के लिए 10+2 होगी। और ग्रुप ख पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत, कि भाई मैट्रिक के अंदर हिंदी या संस्कृत तो आपके पास, तो आप D ग्रुप के लिए एलिजिबल है। अब कोई भी व्यक्ति सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित न हो, यानी कि सीधी बात ये है, ये तो आप सभी को पता होगा, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, नेपाल का हो या भूटान का हो, वो हरियाणा के, यानी हरियाणा क्या इंडिया के अंदर जॉब देख सकता है। तो ये 3 लोग उसके लिए हैं। अब सामान्य, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना आपके लिए, ये 4th नंबर पॉइंट है, सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, कि वह सिलेबस क्या होगा CAT के अंदर, वो यहाँ पे बता रखा है। सामान्य ज्ञान यानी ये जीके, विवेचन, परिणात्मक योग्यता, मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी, यथा लागू, संसंगत या संबंध विषय, तथा ग्रुप गैप पदों के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर ज्ञान के लिए 75% अधिमान। सीधी बात यह है कि सामान्य ज्ञान होगा, ये मैथ, रीजनिंग, और जिस कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और साथ में कंप्यूटर, ये 75%, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 75 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। और हरियाणा जीके यानी कि हरियाणा के इतिहास, सामायिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के 25% अधिमान। और पिछली बार जैसे कि ये पुलिस वाले एग्जाम में कर दिया था भाई 1 नंबर की जीके दी थी, अब की बार इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई 25% जीके आएगी, यानी 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने ही आने हैं। अब ये सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण किस तरीके से करें, यहाँ पे ये बता रखा है। सभी आवेदक आयोग द्वारा जारी विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की गई ऐसी अंतिम तिथि जो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके अपनी भर्ती कह रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं CAT के लिए। निवास, शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं, जाति, आप सभी को पता है कि भाई CAT का रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, और लगभग सभी बच्चों ने ये CAT का रजिस्ट्रेशन कर ही रखा है, जिसके अंदर आपकी परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड। लेकिन अभी इन्होंने एक चीज़ कर दी, जिसके पास परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनका फिर चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। और ये फीस ये बता रखी है भाई, सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक हैं उनको 50% की दर लगेगी, यानी कि मानक रेट इन्होंने तय किया 1000 रुपये।
तो अगर जो सामान्य यानी कि ओबीसी के जो जनरल के जो पुरुष है ना, उनकी फीस होगी 500 रुपये। लेकिन अगर परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उनका फिर 1000 रुपये ही रेट लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में बताता हूँ। पुरुष आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक के बालक हों, यानी भाई जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन का कोटा ले रखा है, अगर ओबीसी के अंदर हैं तो 50% की रेट लगेगी। अगर उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उनको वही 1000 रुपये के देने पड़ेंगे। अब ये देखिए, ग्रुप गए पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा तथा अंक, कि भाई सी ग्रुप के अंदर कैसे सामान्य पात्रता परीक्षा होगी, कैसे उसमें अंक दिए जाएंगे, यहाँ पे ये लिख रखा है। किसी आवेदक जो किसी उपयुक्त ग्रुप गए पद हेतु सीधी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है, उसको ग्रुप गए पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना होगा। भाई सी ग्रुप की जॉब के लिए पहले सीईटी देना होगा, उसके बाद सी ग्रुप के लिए परीक्षा होगी, उसमें आपको वो एग्ज़ाम भी देना होगा। आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अपने आशय बताते हुए राज्य सरकार के विभागों या राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रित किसी बोर्ड, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रुप के पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। भाई सीईटी के अकॉर्डिंग ही उनकी वैकेंसियाँ जारी होंगी और सीईटी के अकॉर्डिंग ही उनकी भर्ती होगी। ये यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। प्रत्येक आवेदक जो सामान्य पात्र, ये एक इम्पोर्टेंट है 5 पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट दे रखा है ना, प्रत्येक आवेदक जो सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठता है, सामान्य पात्रता परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी से है उसको लिखित परीक्षा के पात्रता हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा में कम से कम, यानी कि उसको अगली परीक्षा में बैठने के लिए सीईटी में कम से कम 50% अंक होने चाहिए उसके। ठीक है, आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी के लोगों को कम से कम 40% होने चाहिए। जिसके 40% नहीं है उसको दूसरी परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि वेटिंग लिस्ट किस तरीके से जारी की जाएगी और जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकलेंगी उसके अनुसार कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको कितनी रैंक स्कोर करनी है तो आप जाके अगली परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो वीडियो पूरी देखना एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करना। आप जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, कि भाई अपनी तैयारी किस हिसाब से करें, कि अपनी रैंक किस तरीके तक, किस हद तक लेके जाएं, ताकि आपको ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियाँ हो उन सभी के लिए आपका बुलावा आए कि भाई आप अगली परीक्षा देने आए। आवेदकों के सामान्य पात्रता परीक्षा अंक आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। कोई आवेदक सामान्य पात्रता परीक्षा जब कभी पश्चातवर्ती तिथि को आयोजित होगी में पुनः बैठने के लिए पात्र होगा, यानी कि दोबारा सीईटी दे सकते हो आप। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा घटक में बैठने के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई, यानी कि सीधी बात यह है कि इस पॉइंट में लिख रखा है कि आप कितनी भी सीईटी दो, आपके ऊपर कोई, जब तक आप एलिजिबल हो, यानी 18 से 42 साल होती है हरियाणा में एज, तो जब तक आप 18 से 42 साल के नहीं हो जाते तब तक आप सीईटी दे सकते हो। ठीक है, अब ये दे रखा है ग्रुप डी पदों के लिए। किसी आवेदक जो डी ग्रुप की सीधी भर्ती का आवेदन करना चाहता हो को उसके लिए भी सीईटी के अंदर बैठना पड़ेगा। आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का अपना आशय बताते हुए ये सेम वही बात उसमें लिख रखी है कि भाई जितने भी हरियाणा सरकार के अंडर जितने भी ये बोर्ड आते हैं इनके अंदर जो ग्रुप डी की भर्तियाँ हैं वो इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, प्रत्येक आवेदक, ये इसमें भी वही बात है कि 50% उसको होना चाहिए जर्नल को, बाकियों को 40% चलेंगे। ठीक है, आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा के अंक आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। कोई आवेदक सामान्य पात्रता परीक्षा, तो ग्रुप सी और डी के लिए ये अनुबंध सेम है कि भाई वो कितनी बार भी सीईटी दे सकता है, जब तक 18 से 42 साल का नहीं हो उसको 50% अंक आने जरूरी है अगर वो जनरल कैटेगरी में है। और अगर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में है जैसे ओबीसी होगी, बीसी है, बीसीबी, एससी, तो इनके लिए 40% अंक होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है, आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों तथा 5% की दर से सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान यदि कोई हो के आधार पर संबंधित प्रवर्गों में चयन सिफारिश करने या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगा। सीधी बात यह है कि आपको जो सामाजिक और आर्थिक मानदंड के मैक्सिमम अंक थे ना वो 5 ही मिलेंगे। अभी पहले ये अंक जो जिनकी लिमिट नहीं थी 20 तक हो जाती थी उसके लिए अब 5 अंक ही मिलेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आज की वीडियो का एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये 9th पॉइंट है जिसके अंदर ये बता रखा है कि किस वैकेंसी के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो देखिए,
विज्ञापित पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवार यदि संख्या 30 से कम है। यदि 30 से कम वैकेंसी निकली है किसी, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कोई निकलती है स्पेशल कोई भी वैकेंसी जो सी ग्रुप की है और उसकी वैकेंसी और उनकी वैकेंसी 30 से कम है, तो 5 गुना, यानी कि अगर 28 वैकेंसी हैं तो 28 के 5 गुना, 25 वैकेंसी हैं तो 25 का 5 गुना, जैसे 125, तो सिर्फ 125। तो सीधी बात ये है कि जितनी कम वैकेंसी निकलती हैं वो बढ़िया जॉब के लिए निकलती हैं भाई। कोई अच्छे डिपार्टमेंट में, कोई इंटरनल डिपार्टमेंट में, जैसे कि हो गई ग्रुप सी की वैकेंसी कम निकलेंगी। तो सीधी बात ये है कि 30 से कम, यानी आपको ये लगा लो कि अगर HSSC की हर भर्ती के अंदर बैठना है तो कम से कम आपको 150 रैंक तक लाना होगा कि भाई मैं ग्रुप सी की कोई भी भर्ती हो उसके अंदर मैं, मेरे को बैठने से कोई नहीं रोक सके। तो आपको 150 के अंदर रैंक लेके आनी होगी आपकी। 150 उम्मीदवार यदि 30 तथा 50 के बीच में, यदि संख्या 50 है, 25 है, 35 है, 45 है, तो 150 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो सीधी बात यह है कि आपको मैंने सेफ साइड बता दी एक तरह से, 150 के अंदर रैंक लेके आओ, फिर आप चाहे कोई भी HSSC की भर्ती हो सी ग्रुप की, उसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज फिर वही है कि भाई कल की 5000 निकलेंगी तो एलिजिबल होंगे, अगर ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी तो एलिजिबल होंगे। जितनी टॉप आप रैंक निकालोगे उतनी जल्दी आपकी नौकरी मिलने के चांस बढ़ते जाएंगे। विज्ञापित पदों की संख्या के 4 गुना के बराबर उम्मीदवार यदि संख्या 50 से अधिक है, सपोज कर लो 100 वैकेंसियाँ निकली हैं तो 400 बच्चे बुलाएंगे। तो आप ये मान के चलो भाई सभी बच्चे तो 100 रैंक के अंदर तो 100 ही बच्चे आ सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। कि अगर सपोज कर लो कि आपके भी 40 नंबर हैं और 100 बच्चों के और 40 नंबर हैं, तो उन सभी को मौका दिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई 150 बच्चे बुलाए गए हैं और सपोज करो 150 वाले बच्चे के 50 नंबर हैं, ठीक है, और उसके अलावा 200 बच्चे भी ऐसे हैं जिनके 50 नंबर हैं, यानी कि 200 बच्चों के 50 नंबर हैं, तो उन 200 को भी मौका मिलेगा, यानी कि उन 150 बच्चों के साथ वो 200 बच्चे भी बैठेंगे। तो इस तरीके से भी ये बात है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो क्या पता आपकी रैंक, सीधी बात ये है कि अगर सभी बच्चों के 50 नंबर हैं और वो सभी 150 रैंक पे स्टैंड कर रहे हैं तो उन सभी की रैंक 150 मानी जाएगी और 150 रैंक वाले तक को सभी को मौका दिया जाएगा। तो ये आप याद रखना कि 5 गुना बुलाएंगे अगर 30 से कम है, और 30 से 50 के बीच में है तो 150 बच्चे बुलाएंगे, और अगर 50 से अधिक है तो 4 गुना बच्चे। अगर सपोज कर लो 1000 वैकेंसी निकली तो 4000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप मेनली सभी बच्चे इतनी रैंक तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन आप ये कोशिश ये ज़रूर करना कि आपकी रैंक एटलीस्ट 1000 के अंडर तो हो ही हो भाई। 1000 बच्चों में तो आपको आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये कर रखी है, जहाँ प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 25 तक है, तो 25 संख्या है, अगर वैकेंसी 25 है तो 2 बच्चे, न्यूनतम 2 उम्मीदवारों के अधीन 25% की दर से। जहाँ प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 25 से 50 के बीच में, तो 15% बच्चे वेटिंग लिस्ट के लिए रखे जाएंगे। जहाँ प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 50 से अधिक है, सपोज कर लो अगर 25 से कम है तो 25% की दर से कम 2 तो होने चाहिए भाई। सपोज कर लो 5 वैकेंसियाँ निकली हैं तो 2 बच्चे तो वेटिंग लिस्ट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा वैकेंसियाँ सपोज कर लो 20 हैं तो 20 का 25% कितना हुआ, 5 बच्चे, तो 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में आएंगे। और अगर संख्या 25 से 50 के बीच में है भाई, जो वैकेंसी निकली है 25 से 50 के बीच में है, तो आप 15% की दर से, सपोज कर लो वैकेंसियाँ 50 ही हैं तो 50 का 15% कितना हुआ, 7.5, यानी कि 8 बच्चे वेटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे। और वैकेंसियाँ 50 से अधिक हैं तो 10% की दर से न्यूनतम 8, यानी कम से कम 8 तो होने ही होने चाहिए। 50 से अधिक है, सपोज कर लो 100 बच्चे हैं तो 100 वैकेंसियाँ निकली हैं तो 100 का 10% कितना हुआ, 10, तो यानी 10 बच्चे वेटिंग लिस्ट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये प्रतीक्षा सूची के बारे में बता रखी है। और साथ में ये भी कह रखा है कि वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड होगी। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है इस वीडियो का, कि वेटिंग लिस्ट है ना 1 साल के लिए वैलिड होगी। अभी जैसे आप कलरक की देख सकते हो, कलरक की वेटिंग लिस्ट 2-2, 3-3 साल तक क्लियर हुई है जाके, तो ऐसा अब नहीं होगा। मुख्य सूची तथा प्रतीक्षा सूची परिणाम की घोषणा तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। 1 वर्ष के अंदर अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया और उसके जगह किसी दूसरे बच्चे को ज्वाइन करना पड़ा तो वैलिड है। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल से ज़्यादा के लिए वेटिंग लिस्ट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और अब ये आ गया आर्थिक मानदंड किस तरीके से, यानी कि आर्थिक मानदंड के अंक किस तरीके से मिलेंगे। अब ये पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो में, है ना। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे ना, तो एक तो वेटिंग लिस्ट किस तरीके से होगी, एक कितने गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थे आज के लिए। और तीसरा जो ये है ना वो ये है कि जो तीसरा पॉइंट ये है ना कि वो किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अंक मिलेंगे।
जो हरियाणा के मूल निवासी है 5% अधिमान का हकदार होगा। सीधी बात है, जो हरियाणा के बाहर के लोग हैं ना, उनको तो ये सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उनको हरियाणा वालों को भी मैक्सिमम 5 नंबर ही मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो CET की परीक्षा है वो 95 नंबर की होगी और उसके अंदर 5 ही होंगे। तो पहला तो ये है कि ना तो स्वयं ना ही आवेदक के परिवार में से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। सभी को पता है कि ये पहली कंडीशन तो भाई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि 1,80,000 से कम उसकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है, यानी कि जो पुरुष होगा वो आवेदक खुद, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई तथा पुत्र। तो उनके अविवाहित भाई और पुत्र में से, यानी कि अब सीधी बात है, जिसके भाई जिनकी शादी हो चुकी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको ये नंबर मिलेंगे। अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला में महिला खुद, उसके पिता, माता और उसके अविवाहित भाई, ठीक है। विवाहित महिला मतलब उसका वो महिला खुद, उसका पति, ससुर, सास और देवर जेठ जो अविवाहित हैं। और तलाकशुदा महिलाओं से कि वो खुद, उसके पिता, माता, यानी सीधी बात है भाई, तलाकशुदा जो है ना उनके फिर वो घरवाले ही आ जाते हैं उसके, ठीक है। दूसरा जो 5 नंबर जो है ना, वो या तो विधवा है, उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, या कोई प्रथम या द्वितीय बालक जिसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो, या आवेदक की 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, उसको भी 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हरियाणा का मूल निवासी है और ST कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी घुमंतु जनजाति से है, तो उसको 5 नंबर अलग से मिलते हैं, वो मिलेंगे ही। लेकिन एक बात ये है कि अब तो मैक्सिमम सिर्फ 5 अंक ही मिल सकते हैं, 5 से ज़्यादा अंक किसी को भी नहीं मिलेंगे। और हरियाणा का मूल निवासी हो और हरियाणा में C ग्रुप के अंदर कहीं जॉब कर रहा हो, तो 6 माह से कम किसी अवधि या 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा। 1 वर्ष या 6 माह से अधिक उसके भाग के लिए आधा प्रतिशत, यानी कि हर 6 महीने के लिए 1 साल के लिए उसको आधा अंक मिलेगा, ये इसमें दे रखा है। और सीधी इसमें अन्य शर्तें साफ साफ लिख रखा है, किसी भी आवेदक को सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए कुल 5% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ ग्रुप C और D की भर्ती के अंदर सिर्फ एक बार ही ये सब अंक दिए जाएंगे, उसके बाद ना दिए जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट था CET की भर्ती के रिगार्डिंग। अभी एक बार आप ये और सुन लो, C ग्रुप के जॉब के अंदर किस तरीके से कितने अंक दिए जाएंगे। C ग्रुप के अंदर देखो, जैसे CET की परीक्षा होगी उसके अंदर तो मैक्सिमम 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन CET की भर्ती के बाद आपको जैसे मैंने बताया कि कितनी वैकेंसियों के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा लेगी जो HSSC लेगी। HSSC जो परीक्षा लेगी 2 बार, जो CET की रैंक के बाद जो परीक्षा होगी उसके अंदर मैक्सिमम 2.5 अंक ही मिलेंगे। शर्तें सारी वही हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई, लेकिन इसके अंदर अंक मिलेंगे वो सिर्फ 2.5 अंक मिलेंगे, 2.5 से ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही ऊपर जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 5 अंक मिलेंगे, वहाँ पे 5 मिल रहे थे, सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे 2.5 अंक मिलेंगे। और 2.5 से ज़्यादा अंक किसी को भी नहीं मिलेंगे। सीधी बात ये है कि यहाँ पे 97.5 नंबर का पेपर होगा और 2.5 अंक फिर उसके दिए जाएंगे। और यहाँ पे अब इन्होंने ये भी बता रखा है कि भाई किस तरीके से किसी आवेदक द्वारा सुधार मामले में सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों की वैधता, कि हर साल जैसे आप इम्प्रूवमेंट के लिए दोगे तो वो किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा दे सकते हो, कितने अंक के लिए परीक्षा होगी और किस तरीके से क्या होगा। तो सपोज करो किसी ने 2022 के दौरान सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुआ और 70 अंक उसने अर्जित किए। वह अपने अंकों के सुधार के लिए 2023 में उपस्थित हुआ, क्योंकि 2023 तक उसको कोई जॉब नहीं मिली थी, तो अब 2023 में उसने 85% अंक, यानी कि 85% यानी 85 नंबर उसने 2023 में लिए, 2022 में उसके 70 नंबर आए थे। तो यानी कि जिस वर्ष उसके 85 नंबर आए, आगामी 3 वर्षों तक उसके लिए वो 85 नंबर ही वैलिड होंगे। दूसरी ये बता रखा है कि 2022 के दौरान किसी ने 84 अंक लिए, वह अंकों के सुधार के लिए 2023 में दोबारा परीक्षा में बैठा, लेकिन अब की बार उसको 75% अंक प्राप्त हुए, तो उसके जो 84 अंक थे ना वो 2025 तक 84% ही रहेंगे। ये नहीं है कि भाई आपने पहली बार आपका स्कोर अच्छा था, दूसरी बार आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया तो आपके नंबर घटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, दूसरी बार आपके लिए भी उतना ही स्कोर रहेगा। अब ये देखो भाई कितने नंबर का होगा और कितने का नहीं।
तो सामान्य पात्रता परीक्षा जो CET है वो 400 नंबर का पेपर होगा टोटल, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकार पर पाए जाने वाले अधिकतम अंक 20 होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 380 होंगे और सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त अंक मैक्सिमम 380 में से 300 होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त अंक 380 में से 300, ये बता रखा भाई। कि किस तरीके से आपका क्या स्कोर होगा। ये किसी उच्चतर पद का अनुभव 5 वर्ष तथा 8 मास है तो 0.6 मास या उसके अधिक भाग के लिए 0.5% की दर से अधिमेय होगा। आवेदक द्वारा प्राप्त अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान 20 + 20 + 12, जैसे इसके लिए मैक्सिमम 12 अंक मिल सकते हैं, तो 52। ये सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान के अधिकतम अंक 20, तो उसको टोटल स्कोर कितने हुए 300 प्लस में 20, चाहे उसको कितने भी एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हो, लेकिन 5% से ज़्यादा एक्स्ट्रा अंक नहीं मिल सकते, यानी कि उसको 20 से ज़्यादा एक्स्ट्रा अंक नहीं मिल सकते, तो उसका कुल स्कोर होगा 320। फिर उसके बाद ग्रुप सी की भर्ती की परीक्षा के लिए उसके लिए ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के लिए 100 स्कोर होगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए प्राप्त किए जाने 5। सामान्य पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंक 95। सामान्य पात्रता परीक्षा में जैसे किसी को 95 में से 80 मिले, ठीक है, और उसको 12.5 नंबर भी मिल रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा मिला के सारे मिला के 12.5-13 नंबर मिल रहे हैं, तो उसको मैक्सिमम 5 नंबर ही मिल सकता है, और 5 नंबर के कारण उसको 80 + 5 यानी टोटल 85 नंबर ही मिल सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो? मैंने काफ़ी नोटिफिकेशन आते ही कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर कहीं कोई कमी लगी हो या कोई आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम इतना एफर्ट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करके हमारा भी थोड़ा यार मनोबल बढ़ाया करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स।